नमस्कार, वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के आक्रामक तेवर अभी भी है कायम। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर फिर किया शिवसेना पर प्रहार। नागपुर महानगर पालिका चुनाव होंगे वार्ड पद्धति से। चुनाव के लिए बिगुल बजा, अब जुट जाएंगे कार्यकर्ता। और कपिल नगर में हत्या का बड़ा खुलासा, गर्लफ्रेंड से रिश्ता बनाने के लिए दोस्त की हत्या। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के आक्रामक तेवर जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के बाद रिहाई के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मुंबई की पत्रकार परिषद जो थी वो राणे शैली में थी। और इस पत्र परिषद में राणे शिवसेना पर ऐसे बरसे कि शिवसेना को राणे ने चुनौती तक दे डाली, जो आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति का पारा और गर्म करने के नारायण राणे के संकेतों से साफ प्रतीत होता है। हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली असती। हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली असती। आता माझी सटकली गोली मारू जैसे स्नाइपर हे असतो तर कानाखाली चढवली असती। भारतीय जनता पार्टी में जब से नारायण राणे शामिल हुए हैं, तब से शिवसेना में एक अलग सी बेचैनी मानी जा रही है। यही नहीं, उनके मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर कई बार सेना के नेताओं ने सवाल उठाए, फिर वो चाहे संजय राउत हो या फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। और यही बेचैनी तब हद पार कर गई जब नारायण राणे के विवादित बयान पर पूरी शिवसेना आक्रामक हो गई। लेकिन उसके बाद अब पत्र परिषद लेकर नारायण राणे इस पूरे मामले पर फिर आक्रामक नजर आ रहे हैं। और उनकी आक्रामकता मुंबई में हुई पत्र परिषद में साफ देखी जा सकती थी, जो केवल शिवसेना के लिए थी। शिवसेना के खिलाफ ये बौखलाहट नारायण राणे की क्यों है, वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के आदेश खुद शिवसेना के सीनियर नेता अनिल परब ने दिया था। पुलिस को राणे को गिरफ्तार करने का आदेश वाला उनका वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद से ही वह इस मामले में पुलिस पर राजनीतिक दबाव बनाने के आरोपों में घिर गए हैं। अनिल परब रत्नागिरी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नारायण राणे को गिरफ्तार कराने का आदेश देते इस वीडियो में दिखाई दिए। घरात बसला आहे, पोलिसांनी घराला वेढा घातला। आता आतमध्ये गेले तर पोलिसांची त्यांच्या कार्यकर्त्याबरोबर ती धक्काबुक्की झाली। आता पोलीस ओढून बाहेर काढतात एकेकाला। हां, तो काढतो। राज्य के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के इस वीडियो के बाद भाजपा आक्रामकता की भूमिका में आ गई है। और यही वजह है कि दिन भर चले राणे की गिरफ्तारी के मामले के बाद राणे जब मीडिया के सामने आए, तब फिर शिवसेना पर राणे की उसी शैली में शाब्दिक प्रहार किया। और यही वजह है कि दिन भर चले राणे की गिरफ्तारी के मामले के बाद राणे जब मीडिया के सामने आए, तब फिर शिवसेना पर राणे के उसी शैली में शाब्दिक प्रहार किए, जिसके लिए राणे जाने जाते हैं। जिसे सुनने के बाद कुछ शिवसेना नेताओं ने फिर नारायण राणे को चुप रहने तक की सलाह दे डाली है। बहरहाल राज्य का राजनीतिक पारा दिन ब दिन गर्माता जा रहा है, जबकि फ्रंट फुट पर बैटिंग करने वाली शिवसेना अब राणे गिरफ्तारी के मामले में बैक फुट पर आ गई है। जबकि राणे को गिरफ्तार कर शिवसेना ने खुद के ऊपर सवाल निर्माण कर दिए हैं। ऐसे में भाजपा ने जिस नारायण राणे को अपने दिल में शामिल किया, वो अब शिवसेना से लोहा लेने की तैयारी के मूड में है, जिसके संकेत नारायण राणे को बुधवार को दे दिए गए। जबकि ये मुद्दा और कितना गर्माता है ये कोई नहीं जानता, पर आने वाले दिनों में फिर राणे बनाम शिवसेना के नजारे और शाब्दिक वार देखने को मिलने का अवसर बने हुए हैं। तुम्ही त्याला प्रश्न देतो, त्यांचा प्रश्न मला कशा विचारता? मुख्यमंत्र्यांना विचारा, नाहीतर ॲडव्होकेट आमच्या दिलीप वळसे पाटलाला विचारा। तुमच्याकडे खातं आहे का अनिल परबकडे?
बाकी सगळी खाती वर्ग केलेत, कलेक्शन बिलेक्शन सगळी इत्यादी. नासिक पुलिस ने कहा है कि आपने उन्हें कार्रवाई हुई थी, दूसरी ओर कई शिवसैनिकों ने बीजेपी कार्यालय पर पत्थर फेंके, तोड़फोड़ हुई, नेताओं को पीटा गया. वो नेताओं को पीटा गया? कई बीजेपी के नेताओं नहीं, अरे पीटा किसको पीटा नहीं गया? आप पत्थर तो लंबा से मारते हैं ना. ऐसी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आया करती थी. आपको लगता है कि उसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन महाराष्ट्र में हो गई? हम लोग भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मार्फत वातावरण यहाँ बनने नहीं देंगे. नासिक पुलिस ने ऐसा कहा है कि आपने उनको लिख करके आश्वासन दिया है कि आप आपत्तिजनक बात नहीं करेंगे. किसको? नासिक पुलिस ने कहा है. क्या लिख के दिया मेरे को? अरे उन्होंने एक नोटिस, जरा आप सरकारी काम का समझ लो, खाली इधर का उधर न्यूज मत पहुंचाओ. उन्होंने मेरे को एक नोटिस दिया, मैं जवाब दिया नहीं हूँ. आपकी सही है ऐसा कह रहे हैं? आपको पढ़ाना, अरे रिसीव्ड का सही नहीं है वो. तुम्ही कोणी माझं काही करू शकत नाही. तुमच्या कुठल्याही प्रक्रियेला मी घाबरत नाही. तुम्हा सगळ्यांना आतापर्यंत मी पुरून उरलेलो आहे. शिवसेना वाढली त्यामध्ये माझा मोठा सहभाग आहे. तेव्हा आत्ताचे कोणी नव्हते, हे अपशब्द बोलणारे पण नव्हते. कुठे काय करत होते माहित नाही. आणि म्हणून त्यांना आंदोलन करायचंय करू दे, आमचा बंदोबस्त करायचा करू दे. पोलिसांनी पाहत राहावं. कायदा आणि सुव्यवस्था आदेश देतात आणि करतात. तुम्ही सर्वांनी अनिल परबची हे पाहिलंच कॅसेट, काही मला हलवत नाहीत, पण ते सगळ्यांना सगळे पसरले. अधिकाऱ्यांना आदेश देतो, पकडा त्याला. अरे काय डकेती घातला? काय दुसरं काय केलं? राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे कुठे? महिलांवर अत्याचार होत आहेत, दिवसाढवळ्यात दुकानं फोडली जात आहेत, बलात्कार करून हत्या केल्या जात आहेत. दिशा साली यांचं कोणी केलं? कोण मंत्री उपस्थित होता? का अद्याप छडा लागत नाही? अनेक महिला आहेत, ती पूजा चव्हाण आहे, तिच्यावर पण तेच. आता या गोष्टी गप्प बसणार नाही. काय होती त्या मंत्राला आणि त्याला अटक होईपर्यंत आम्ही पाठलाग करणार. लोकशाही मार्गाने, कायद्याने, कोर्टातही जाणार त्या केस बद्दल. बघूया कोण वाचवतं. किती पत्रकार बातम्या आज लगेच देतील, संपला का फोन द्या खरा. पण आम्ही कायदेशीर लढाई लढणार. आणि ज्याने कृत्य केलं आहे त्यात जे जे होते ते आज जाईपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही. आमची जन आशीर्वाद यात्रा सुरू राहील. अजून 2 दिवस आहे कोकणात. या महाराष्ट्र आज एक प्रगत राज्य कुठे चाललंय अधोगतीकडे बा. कोरोनामध्ये 1,57,000 लोक मृत पावली. अरे वो तो आदित्य जी हमारे मुख्यमंत्री यूपी में है, मैं महाराष्ट्र में हूँ. हमारी जो जन आशीर्वाद यात्रा है ना, और उनको प्रतिसाद जो मिला जिस तरह, वो बहुत लोगों को देखा नहीं गया. इस वास्ते ये चला है. नहीं हम क्यों नहीं करेंगे? वो आदित्य जी का काम है, वो करना नहीं करना, मगर हमारे नेता के ऊपर जो किया है उसके बारे में हम दखल ले लिया है. उन्होंने मेरे बारे में शिकायत की, वो सेक्शन के मुताबिक मेरे को वहां से बोला कि कोर्ट में आपको हाजिर करना है. अरेस्ट बिरेस्ट तब तक कोर्ट में जाने तक मार तक मेरे को किसने अरेस्ट नहीं किया. उनकी रिक्वेस्ट पर मैं कोर्ट में गया. बिल्कुल नहीं, मेरे गाड़ी से गया. नंबर दो अभी है. हाँ
ये कौन अग्रलेख में लिखा है? कौन लिखा है? संजय राउत। वाह वाह, उनका आप कितने सुनते हैं और पढ़ के खुश होते हैं। ये कोई संपादक के लायक है ही नहीं। एक तो वो खाली उद्धव ठाकरे जी खुश हुए इतना ही लिखते हैं, और मैं उनको 17 तारीख के बाद जवाब दूंगा। देखिए, यही शिवसेना ने मेरे को मुख्यमंत्री किया। मैं गैंगस्टर था तो मुख्यमंत्री चलता है, फिर अभी भी वही हो गए सब। नहीं, मैं अभी ज्योतिष के पास जा रहा हूँ। ये जो मेरे दोस्त दरे कराया है, एड्रेस लेके आया ज्योतिष का। अभी जाके उसके बाद मैं कहूँगा याच्या नंतर पत्रकार परिषद बंद संपली। अरे अभी अभी काम है। ज्योतिष के बाद जाके मैं तारीख एग्जैक्ट दूंगा, आप देखेंगे हो। ये सरकार बढ़नी चाहिए। आपको लगता है आप हंस रहे? आज राज्य की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है, मजदूरों की क्या हालत है। इंडस्ट्री बंद पड़ते जा रही है, बेकारी बढ़ रही है, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सरकार क्यों रखे यहाँ? बाकी लोग का दुकान तो चल रहा है, बराबर ना? हाँ बोल रहे हैं। मुंह तोड़ शब्द नहीं बोलने को कहा है। हाँ, तो आप अभी सवाल ही मत पूछना। नेक्स्ट टाइम। मला अजून याची माहिती पूर्ण मिळालेली नाही आहे, त्यामुळे मी आत्ता ऑफहँड तुम्हाला सांगू शकत नाही अटक झाली की नाही ते. पण नाशिकमधलं पथक आलंय का अटक करण्यासाठी? मी इथे तुमच्यासमोर बसून आहे, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला इथे बसून काय सांगू. भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे इन्होंने अभी अभी पत्रकार परिषद ली है और उसमें अभी भी उनका जो तेवर है वो शिवसेना के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बातें करना, आरोप लगाना जो वो कभी सिद्ध नहीं कर पाते हैं, और जन आशीर्वाद यात्रा के नाम पर माननीय उद्धव जी ठाकरे पर इल्ज़ाम लगाना, इसी प्रकार की इनकी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू है। महाराष्ट्र पर कोरोना का संकट है, देश में तीसरी वेव जो है कोरोना की वो आने की पूरी संभावना है, चेतावनी है। और अभी भी जब कोर्ट ने उनको फटकारा है, उनसे अंडरटेकिंग लिया है कि इस प्रकार की बेतुकी और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे, फिर भी नारायण राणे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते दिखाई दे रहे। और इस पर एक ही इलाज है कि माननीय मोदी जी अब नारायण राणे को कुछ बताए और कुछ समझदारी की बातें बताएं। 14 वर्ष बाद महानगर पालिका में वार्ड आधार पर चुनाव होंगे। मतदाताओं को एक वार्ड से केवल एक पार्षद ही चुनना होगा। राज्य चुनाव आयोग ने 1 सदस्यीय तरीके से वार्ड गठन के लिए रफ प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किए। मौजूदा नगर सेवकों का कार्यालय फरवरी 2022 में समाप्त हो रहा है। मनपा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के इस फैसले से मनपा के चुनाव समय पर होंगे या टाले जाएंगे, इस पर विराम लग गया है। मनपा में बीजेपी 2007 से सत्ता में है। मनपा में भाजपा 1, 2 और 4 सदस्यीय प्रणाली के साथ सत्ता में आई। 2002 में कांग्रेस सत्ता में थी, तब 3 सदस्यीय प्रणाली थी। पिछले कुछ सालों में राज्य में सत्ता बदलने के साथ साथ मनपा में सत्ता की वजह भी बदलने लगी है। इस समय राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में है, इसलिए मनपा में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर दोबारा भाजपा चुनी जाएगी। यह स्पष्ट हो गया है कि मनपा चुनाव निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पहले समय पर हो रहे हैं। चुनाव को लेकर विधायक व भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने बताया कि चुनाव का तरीका जो भी हो, शहर में काम करने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। मनपा में बीजेपी पिछले 15 सालों से सत्ता में है। गडकरी, फडणवीस ने शहर में विकास कार्यों का नेतृत्व किया। उनके काम को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। पिछली बार 108 पार्षद थे, इस बार लक्ष्य 120 है। यह आत्मविश्वास की बात है। वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे ने कहा कि 4 सदस्यीय व्यवस्था ने जनता का सिर दर्द बढ़ा दिया था, कार्य नहीं हो रहे थे। एक सदस्यीय निर्वाचित पार्षद की जिम्मेदारी तय की जाएगी। राज्य सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे लोगों को राहत मिली। कांग्रेस चुनाव की तैयारी कर रही है। हर वार्ड में एक कार्यकर्ता तैयार है। कांग्रेस मनपा की सत्ता में लौटेगी।
कपिल नगर थाना अंतर्गत माड़ा कॉलोनी परिसर में मंगलवार की रात हुई अमनदीप सिंह राजपूत की हत्या के मामले में आरोपी संयम उर्फ शमीक बागड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद उसने सनसनीखेज खुलासा किया। संयम ने पुलिस को बताया कि करीबी मित्र होने के बावजूद अमनदीप ने उसकी गर्लफ्रेंड से संबंध बना लिया। इसी वजह से उसने अमनदीप को मारा। अमनदीप और संयम के बीच अच्छी दोस्ती भी थी। पकड़ने जाने के बाद संयम ने पुलिस को बताया कि दोनों दोस्त साथ रहते और घूमते थे। अमनदीप कंडक्टरी करता था जबकि संयम बेरोजगार है। करीबी दोस्त होने के कारण अमनदीप का संयम के घर पर आना जाना था। संयम का एक युवती से प्रेम संबंध था। इस वजह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अमनदीप से मिलवाया था। कुछ समय पहले संयम और उसकी गर्लफ्रेंड का विवाद हो गया। दोनों की बातचीत बंद हो गई थी। संयम ने इस बारे में अमनदीप को बताया था तो उसने दोनों के बीच सुलह करने का आश्वासन दिया। उसने संयम की गर्लफ्रेंड से संपर्क किया। गर्लफ्रेंड ने अमनदीप को संयम की हरकतों के बारे में बताया। अमनदीप सिंह और संयम की गर्लफ्रेंड दोनों गुपचुप तरीके से मिलने लगे। युवती ने भी संयम को छोड़कर अमनदीप से करीबियां बढ़ा ली। इस बात का पता चलते ही संयम बौखला गया। दोस्त द्वारा की गई दगाबाजी को वो सहन नहीं कर सका। उसने अमनदीप को सबक सिखाने की योजना बनाई। इसी के तहत मंगलवार की रात उसने अमनदीप को अपने घर बुलाया, जिससे वो अपनी प्लानिंग को अंजाम दे सके। अमनदीप जब संयम के घर में दाखिल हुआ तो संयम ने उससे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंधों के बारे में पूछा। इससे दोनों के बीच विवाद हो गया। संयम पहले से मर्डर की प्लानिंग में था, इसलिए उसने तैयारी से चाकू निकालकर अमनदीप की गर्दन पर वार किया। जब अमनदीप अचेत होकर जमीन पर गिर गया तो संयम ने पत्थर से उसका सिर फोड़कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले की जाँच कपिल नगर पुलिस कर रही है। बुधवार की सुबह संयम के कन्हान परिसर में होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके से दबोच लिया। मृतक जो है वो अमनदीप सिंह जोगिंदर सिंह राजपूत है। उनका दोस्त है सम्यक बागड़े। ये दोनों साथ में ही रहते थे, पर उसका सम्यक बागड़े जो है आरोपी, उसका शक था कि उसकी जो प्रेमिका है इसको ये मृतक पटा रहा है, ऐसे उसका शंका आई। उसके ऊपर से उन दोनों में वाद हुआ, उसके ऊपर से हत्या हो गई, उसको मार दिया। धारदार शस्त्र से की ऐसे बोला जा रहा है। अमनदीप सिंह जोगिंदर सिंह राजपूत हाँ आरोपी अटक है हमारी हिरासत में। आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सम्यक सुनील बागड़े। जिला परिषद में लघु सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता रमेश गुप्ता को आखिर निलंबित कर दिया गया। उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने 75,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। हालांकि एसीपी की रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण उन्हें संबंधित विभाग द्वारा निलंबित नहीं किया गया था। इस दौरान उन्हें जिला परिषद एवं सिंचाई विभाग में घूमते हुए देखा गया था। आखिरकार बुधवार को उन्हें सेवा से हटाने के आदेश जारी किए गए। इससे जिला परिषद को बड़ा झटका लगा है। कार्यकारी अभियंता रमेश गुप्ता ने रामटेक तहसील के सलाई पथरी गांव में बांध के निर्माण के लिए रकम का अंतिम भुगतान करने के लिए ठेकेदार से 75,000 रुपए की मांग की थी। संबंधित ठेकेदार ने एसीबी से शिकायत की। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और गुप्ता को उसके उदयनगर स्थित आवास पर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। अगले दिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। नियम के अनुसार जाँच पूरी होने तक उन्हें पद से हटाना जरूरी था, अन्यथा सबूत नष्ट होने का खतरा रहता। वे शिकायतकर्ता पर दबाव भी डाल सकते थे। इसे लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग गया था। उन्हें सिविल सेवा नियम 1979 के नियम 4(1) के तहत तत्काल निलंबित कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि उन्हें क्षेत्रीय जल संरक्षण अधिकारियों की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। कुछ जिला परिषद सदस्यों ने हाल ही में आरोप लगाया था कि कार्यकारी अभियंता हेमके जिला परिषद के जलापूर्ति विभाग में हुई एफडी घोटाले के ठेकेदार को बचा रहे हैं। इसके बाद मंगलवार को उनसे प्रभार लेकर कार्यपालक अभियंता प्रशांत बोर्डे को दे दिया गया। गोरेवाड़ा स्थित पेंच एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 24 घंटे बंद रहने के कारण आधा शहर प्यासा रह गया। मंगलवार और बुधवार को पानी नहीं मिलने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घर में जो पानी भरकर रखा था वह खत्म होने से लोग पानी के लिए यहाँ से वहाँ भटकते नजर आए। बुधवार की रात तक कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई थी। इसके चलते लोगों में हाहाकार मच गया। पीने के पानी के लिए लोगों को पैसे तक खर्च करने पड़े।
अमृत योजना के तहत झोपड़पट्टी में जल वाहिनी का जल फैलाया जा रहा है। इस कारण गोरेवाड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 से जरूरी इंटरकनेक्शन का काम शुरू किया गया था। इसके लिए 24 अगस्त की सुबह से 25 अगस्त की सुबह तक 24 घंटे का शटडाउन किया गया था, परंतु काम समय पर नहीं हो सका और यह शटडाउन लंबा खींचा गया। शटडाउन तय समय से अधिक लंबा हो जाने के चलते ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की टंकी भरने में काफी समय लग गया। इस कारण 2 दिनों तक 5 जोन की पानी की टंकियां सूखी रही। नागरिकों को पानी नहीं मिलने से उनका बुरा हाल रहा। इसमें गांधीबाग, मंगलवारी, धर्मपेट, धनतोली व सतरंजीपुरा जोन में पानी की आपूर्ति बंद रही। शटडाउन की सूचना के चलते लोगों ने पानी भरकर तो रखा था, लेकिन पानी की सप्लाई समय पर नहीं होने से घर का पानी खत्म हो गया था। शटडाउन वाले त्रिमूर्ति नगर के हिस्से में वाटर एटीएम लगा हुआ है। यहाँ पर मौके का जमकर फायदा उठाया गया। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए वाटर एटीएम में ब्लैक मार्केटिंग तक हुई। 5 रुपए में मिलने वाला 20 लीटर पानी 30 रुपए में मिला। अनेकों ने इसकी शिकायत भी की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आई 2 युवतियां देर रात बड़ा ताजबाग परिसर में पहुंची। यहां एक आरोपी ने उन्हें मदद का विश्वास दिलाया और अपने घर ले गया। बाद में दोनों के साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़ित युवतियां वहां से भाग निकली और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने 20 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर सिंदीबान निवासी असलम उर्फ कल्लू जहूर खान के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। 20 वर्षीय पीड़ित युवती मंगलवार की रात अपनी सहेली के साथ काम की तलाश में नागपुर आई थी। परिचित व्यक्ति ने उन्हें नागपुर बुलाया था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उस व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं हो पाया। ऐसे में किसी ने उन्हें बड़ा ताजबाग परिसर में जाकर आश्रय लेने को कहा। दोनों युवतियां ताजबाग परिसर में भटक रही थी। उन्हें परेशान होता देख कल्लू ने मदद का भरोसा दिलाया, उन्हें काम दिलाने का झांसा दिया और अपने घर चलकर सोने को कहा। दोनों युवतियां उसके घर के शेड में सो रही थी। रात 1 बजे के दौरान आरोपी ने उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। पीड़िता ने उसका विरोध किया तो चाकू निकालकर मारने की धमकी दी। उसकी सहेली ने भी असलम का डटकर सामना किया और इसी दौरान उसके हाथ की कोहनी में चाकू लग गया। दोनों डर के मारे वहां से भाग निकली। ताजबाग ट्रस्ट में चल रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने वहां अपने पिकेट लगाई है। युवतियां पुलिस के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी। सकरदरा पुलिस ने असलम के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। देर रात ही DB स्क्वाड ने आरोपी असलम को गिरफ्तार कर लिया। असलम का कोई पुराना रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन उसका बेटा राजा क्रैक अपराधी है। राजा को DCP जोन 4 ने नागपुर जिले से तड़ीपार किया है। वह वर्धा में तड़ीपारी काट रहा है। अवयव दान के प्रति बढ़ती जनजागृति समाज के लिए लाभदायक साबित होती नजर आ रही है। दुर्घटना के बाद ब्रेन डेड होने वाले गजबिये के परिजनों ने अवयव दान का निर्णय लिया। एक मरीज को लिवर दान किया गया, वहीं 2 मरीजों को किडनी और 2 अन्य लोगों को नेत्रदान किए गए। अवयव दान पर पत्नी और बेटी ने समाज के लिए आदर्श स्थापित किया है। 62 वर्षीय चंद्रपुर निवासी भीमराज गजबिये विकोली से सेवानिवृत्त हुए थे। 20 अगस्त को घर में गिर गए, जिसमें सिर पर गंभीर चोट लग गई। परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती किया। हालत में सुधार नहीं होने पर किंग्सवे हॉस्पिटल में रेफर किया गया। 24 अगस्त को उपचार के दौरान डॉक्टरों ने ब्रेन डेड होने की जानकारी परिजनों को दी।
डॉक्टरों ने अवयव दान करने की भी सलाह दी। उनकी पत्नी कुसुम, बेटी स्नेहल ने अवयव दान के लिए हाँ भी भर दी। जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर अध्यक्ष डॉक्टर विभावरी दानी, सचिव डॉक्टर संजय कोलते को सूचना दी गई। जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर अध्यक्ष डॉक्टर विभावरी दानी, सचिव डॉक्टर संजय कोलते को सूचना दी गई। अवयव दान की कतार में न्यू ईयर अस्पताल लकड़गंज में 45 वर्षीय एक व्यक्ति था। उससे तत्काल संपर्क कर लिवर दान करने का निर्णय लिया गया। वहीं किंग्सवे हॉस्पिटल में ही भर्ती 59 वर्षीय व्यक्ति को एक और ऑरेंज सिटी अस्पताल में 48 वर्षीय महिला को एक किडनी दी गई। रेड लाइट एरिया में चलने वाले जिस्म फरोशी के व्यवसाय को पूरी तरह बंद करवाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पीटा एक्ट की धारा के अनुसार अध्यादेश भी जारी किया है। यदि 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पुलिस ने गंगा जमुना बस्ती से 103 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया है। ये तो कार्रवाई एक अधिकृत आंकड़े हैं, न जाने और कितनी लड़कियां इस दलदल में फंसी होगी। उल्लेखनीय है कि बीते 10 वर्षों में पुलिस ने कई बार यहां छापेमारी की। 355 केस दर्ज किए गए और देह व्यवसाय करवाने वाले 1137 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत 16 केस दर्ज किए गए। अब स्थानीय नागरिक यहाँ चलने वाले देह व्यवसाय को पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पुलिस को अनेक शिकायतें भी मिली, जिसके बाद परिसर में धारा 144 लागू कर पूरी बस्ती को बैरिकेड से घेर लिया गया। अब सीपी ने अध्यादेश जारी किया है। बदनाम बस्ती से लगकर बालाजी मंदिर, चिंतेश्वर मंदिर, दुर्गा मंदिर, शारदा मंदिर और राधा स्वामी सत्संग मंडल भी है। इसके अलावा एनएमसी की हिंदी प्राइमरी स्कूल, हिंदुस्तान विद्यालय है। परिसर में शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ किसी भी प्रकार देह व्यवसाय नहीं किया जा सकता। पीटा एक्ट में किए गए प्रावधानों के आधार पर यह अध्यादेश जारी किया गया है, जो 2 महीनों तक लागू रहेगा। यदि इस पर किसी को आपत्ति है तो पुलिस आयुक्त कार्यालय में लिखित रूप से अपना पक्ष रख सकते हैं। कानून के अनुसार चोरी करना और चोरी का माल खरीदना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। कई बार लोग अनजाने में चोरी का माल खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में मुसीबत बन जाती है। इसी तरह की घटना सामने आई, जिसमें पुलिस ने 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 ने गोपनीय जानकारी के आधार पर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने चोरी का वाहन भंडारा में बेचने की जानकारी दी। पुलिस वाहन खरीदने वाले के पास पहुंची तो 2 नाबालिगों का पता लगा। उन्हें हिरासत में लिया गया। आरोपियों द्वारा कुल 5 वारदातों का खुलासा किया गया। पकड़े गए आरोपियों में संजय गांधीनगर निवासी अंकित उर्फ प्रणय राजकुमार देशमुख पौनी, भंडारा निवासी करण परमानंद मानापुरे और 2 नाबालिगों का समावेश है। प्रणय ने पिछले दिनों हुड़केश्वर थाना क्षेत्र से एक बाइक चोरी की थी। पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि प्रणय वाहन चोरी की वारदातों में सक्रिय है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर चोरी की कबूली दी। चोरी का वाहन अपने मित्र सोमवारी क्वार्टर निवासी पंकज साठौने की मदद से करण को बेचने की जानकारी दी। पुलिस ने पौनी से करण को हिरासत में लिया। उसके पास चोरी के 3 वाहन बरामद हुए। करण ने पुलिस को बताया कि पंकज ने ही भंडारा के 2 नाबालिगों को चोरी के वाहन बेचने के लिए दिए थे। पुलिस ने दोनों नाबालिगों से 2 वाहन बरामद किए। पंकज अभी भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। राष्ट्रसंत तुकडोजी नागपुर विद्यापीठ द्वारा पिछले वर्ष मार्च महीने से ही ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर विवि प्रशासन व्यवस्था ठीक ठाक होने का दावा कर रहा है। पिछले सप्ताह भर के भीतर बीकॉम, बीए, बीएससी के परिणाम घोषित किए गए, लेकिन हर पाठ्यक्रम में करीब 2000 से 2500 छात्रों के परिणाम विथेल्ड में डाल दिए गए। परिणाम रोके जाने की वजह से विवि के परीक्षा भवन में हर दिन छात्रों की भीड़ जमा हो रही है। कोरोना की वजह से विवि द्वारा अब तक ऑनलाइन परीक्षा ही ली जा रही है। ऑनलाइन परीक्षा होने के कारण मूल्यांकन भी समय ही हो जाता है। इस वजह से परिणाम घोषित करने में ज्यादा देरी नहीं लगती। वैसे विवि प्रशासन द्वारा लगभग परीक्षाओं के परिणाम 30 दिनों के भीतर घोषित किए जाने की दिशा प्रयास भी किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले बीकॉम फाइनल परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, लेकिन इसमें करीब 2000 से अधिक छात्रों का परिणाम विथेल्ड में डाल दिया गया। इसी तरह बीएससी और बीए के परिणाम में भी सैकड़ों छात्रों को विथेल्ड में डाल दिया गया। विथेल्ड में आने का मतलब है कि परिणाम किसी कारणवश रोका जाना। इसकी अलग अलग वजह होती है। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान होने वाली तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ही कई बार उपस्थित छात्रों को अनुपस्थित बताया जाता है।
इसी तरह यदि छात्रों के पुराने सेमेस्टर के परिणाम अटके हो तो भी परिणाम रोक दिए जाते हैं। छात्रों का कहना है कि परिणाम विथेल्ड में आने से अगली कक्षाओं में प्रवेश में दिक्कतें आती है। जिन छात्रों को स्नातकोत्तर में प्रवेश लेना है वे अटक जाते हैं। विवि प्रशासन को भी मालूम है कि छात्रों के परिणाम विथेल्ड में क्यों डाले जा रहे हैं, लेकिन सुधार की दिशा में प्रयास नहीं किया जाता। महानगर पालिका ने बाजार खोलने का आदेश जारी किया है। इसमें मॉल को भी अनुमति दी गई, लेकिन इसमें ऐसी शर्त लगाई कि आज तक मॉल खुल नहीं पाए हैं। मॉल के अंदर की सारी दुकानें बंद पड़ी है और अब युवाओं के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। शहर का सेंट्रल मॉल, इटर्निटी, एम्प्रेस मॉल, VR मॉल, बिग बाजार सभी में ताले लगे हुए हैं। संचालकों का कहना है कि प्रशासन ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज की शर्त लगा रखा है, जिससे वर्तमान में पूरा करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। इसलिए बेहतर था मॉल को बंद रखना। आज मॉल बंद होने से रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रशासन के आदेश के बाद पूरा बाजार खुल गया है। कई बड़े बड़े स्टोर भी संचालित हो रहे हैं। ये स्टैंड अलोन की शर्त को पूरा कर रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं। वही मॉल के लिए शर्तें अलग से रख दी गई है। मॉल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए दोनों डोज अनिवार्य किए गए हैं, जो संभव ही नहीं थे। इसी प्रकार मॉल में आने वाले ग्राहकों के लिए डबल डोज की शर्त है। मॉल संचालकों का कहना है कि स्टोर्स में काम करने वालों की औसत आयु 22 वर्ष से 40-42 वर्ष के बीच है। इस श्रेणी का वैक्सीनेशन काफी लेट शुरू हुआ है, जिसके कारण दूसरा डोज 90% लोग नहीं ले पाए हैं। महज 10 से 15% कर्मचारियों की बदौलत स्टोर संचालित करना संभव नहीं था। इसीलिए संचालकों ने बेहतर समझा कि स्टोर को बंद ही रखा जाए। यही कारण है कि शहर के अधिकांश मॉल अब तक बंद पड़े हैं। तो वीकेबी न्यूज में अभी के लिए इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।